नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बिहार के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। कल और आज 2 दिन का उनका दौरा था। कल उन्होंने रोड शो किया जिसमें बंद गाड़ी में बैठकर उनको रोड शो करना पड़ा। उसमें नीतीश कुमार उनके साथ नहीं दिखे। हालांकि जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तब नीतीश कुमार भी थे और चिराग पासवान भी थे, यानी एनडीए के दोनों अहम दल वहां पर उनके साथ थे। और मोदी ने जब रोड शो किया तो वो अकेले थे। और आज जब उनकी रोहतास में विक्रमगंज में जो रैली हुई, जनसभा हुई, उसमें मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार तो दिखे लेकिन चिराग पासवान नहीं थे। और ये जो सारा सिलसिला चल रहा है, इसको देखकर अब ऐसा लग रहा है कि बिहार में क्या मोदी के सामने ही एनडीए में अब खुलकर बगावत दिखने लगी है। क्योंकि आप जानते हैं कि कल मोदी रात को पटना में रुके थे और अपना रोड शो खत्म करने के बाद वो पहले बीजेपी कार्यालय गए और बाद में राजभवन में उनका जो रात्रि भोज था, और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि वहीं पर उनकी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी होनी थी। अब इस चर्चा में ये चर्चा हुई है, नहीं हुई है, इसमें क्या कुछ बातें हुई, ये अभी कुछ इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ गई कि चिराग पासवान की तरफ से उन्हीं के पार्टी के सांसद और उनके जीजा अरुण भारती, उन्होंने ये कह दिया है कि चिराग पासवान को अब बिहार के विकास में अपना योगदान देने के लिए बड़ी भूमिका में आना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, ये साफ साफ अरुण भारती ने कहा है। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं या कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनाव तो मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग को अब उनको अपनी पार्टी के लिए और जो बिहार के विकास के काम के लिए अब उनको अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। तो ये जो बात आज हुई है, आज ये जो बयान सामने आया है, इससे समझ में आ रहा है कि कल जो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे को लेकर जो कुछ तनातनी चल रही है, जिसको सुलझाने का काम शायद मोदी ने अपने हाथ में लिया था, वो काम पूरा होते हुए नहीं दिखाई दिया। तो अब चिराग पासवान तो खैर मोदी के हनुमान हैं, वो हो सकता है उनकी बात मान जाएं और वो मोदी उनको कहें कि तुमको इतनी सीटों पर लड़ना है तो वो उतनी सीटों पर अपने पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जब 2 दिन के दौरे पर हैं मोदी, उस समय नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अपने जो उनके पार्टी के महासचिव हैं गुलाम रसूल बरियावी, उनको उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया है, जो अपनी पार्टी के महासचिव को अध्यक्ष बनाया। तो ऐसा ये कोई इसमें अनोखी बात नहीं लगती, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये वही बलियावी जी हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बोर्ड पर जमकर मोदी सरकार की मुखालफत की थी और नीतीश सरकार को भी, यानी नीतीश कुमार को भी काफी कुछ सुनाया था। और उन्होंने अपनी खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। और ऐसा नहीं कि वो अकेले थे, जेडीयू में बहुत सारे मुस्लिम नेता इस समय नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने पद छोड़ दिए, पार्टी छोड़ दिए। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक व्यक्ति को जब अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया है, तो उससे भी समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार भी, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोदी जी से हंसते हुए, हाथ जोड़कर बात करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या है ये अब मोदी के लिए भी समझना कठिन होता जा रहा है। तो जो मोदी ने सोचा होगा कि मेरा 50वां दौरा बिहार का, जी हाँ, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से लेकर अब तक वो कम से कम 50 बार बिहार जा चुके हैं। और बिहार जाने का उनका मकसद हमेशा यही रहा है कि किसी तरह वहां पर अपनी पैठ बढ़ा ले। लेकिन नीतीश कुमार के कारण और उसके पहले तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन के कारण बीजेपी को अपनी सरकार या अपना मुख्यमंत्री बनाने में सफलता नहीं मिली, अब तक सफलता नहीं मिली है। बिहार एक ऐसा राज्य है, जैसे केरल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को, या तमिलनाडु में वो अपने पैर नहीं जमा पा रही, कुछ वैसा ही हाल उसका बिहार में है कि वो सत्ता में भागीदार तो बन रही है लेकिन वहां पर उसका मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बन पाया। और ऐसे में मोदी जब 50वीं बार बिहार पहुंचे हैं, 2 दिन के लिए बिहार पहुंचे हैं, तो जाहिर है उनके सामने ये उनको लक्ष्य था कि वो किसी भी तरह यहाँ पर इस बार अपना झंडा गाड़ के जाए। ऑपरेशन सिंदूर भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर, जो विकास काम 50,000 करोड़ के जो बताए जा रहे हैं, जिनके उद्घाटन उन्होंने किए, ये सारी बातों को लेकर मोदी वाहवाही लूटने में और अपना ये बताने में कि बीजेपी को ही बिहार का ख्याल है, ये बताने में लगे हैं। लेकिन जो बीजेपी के जो साथी हैं वो किस तरह से अब छिटक रहे हैं और एनडीए में कैसे दरार पड़ रही है, कैसे बगावत अलग अलग स्तरों पर होती हुई दिख रही है, ये अब साफ साफ नजर आ रहा है, जो कि बीजेपी के लिए मुश्किल है।
तो आज खरी खरी में चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी के सामने ही बिहार एनडीए में बगावत दिखनी शुरू हो गई है और इस बगावत का असर चुनाव पर क्या होगा और किस तरह अटल जी का सपना पूरा करने में मोदी को तकलीफ होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब से मोदी के बिहार दौरे को लेकर ये बहुत सुगबुगाहट चल रही थी कि अब के आएंगे तो वो बिल्कुल कुछ अच्छे से सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा और सारे दल एक साथ दिखेंगे, एकजुटता की बात यहाँ पर दिखेगी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि मोदी अकेले अकेले नजर आ रहे हैं। रोड शो में वो अकेले थे, जब वो उन्होंने आज उनके साथ मंच पर नीतीश कुमार है तो चिराग पासवान नहीं है, कल वहां पर चिराग पासवान थे। ये जो सब चल रहा है, पहले ये बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो तमाम दल जो हैं, जेडीयू की भी अपनी तैयारी थी और लोजपा की भी अपनी तैयारी थी, लेकिन ये जो अब मंजर नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए समिता जी, ये जो मंजर नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और सभी दल जो हैं वो बीजेपी पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो और चाहे जीतन राम मांझी हो। ये बड़ा अजीब लगता है समिता जी कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं राज्य में और उस राज्य में उनके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो भी मौजूद हैं, जीतन राम मांझी भी मौजूद हैं और चिराग पासवान भी मौजूद हैं, लेकिन चिराग पासवान आज उनकी सभा में उपस्थित क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके पीछे बताया ये जा रहा है समिता जी कि चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं कि 100 सीटें उन्हें लड़ने के लिए दी जाएं और नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं कि 150 सीटें नीतीश जी को लड़ने के लिए दी जाएं। तो अब 150 सीटें अगर नीतीश जी को दे दी जाएं और 100 सीटें चिराग पासवान को दे दी जाएं तो बीजेपी कहाँ लड़ेगी? ये दबाव बनाने की कोशिशें दोनों की तरफ से हो रही हैं और इसीलिए अब बिहार एनडीए में बगावत का जो है वो दिखाई पड़ रहा है। नीतीश कुमार तो बगावत के मूड में इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी ये स्पष्ट नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं की है कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे और अगर सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और नीतीश कुमार का दबाव यही है कि स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ये घोषणा करें कि सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। ये आश्वस्त होना चाहते हैं नीतीश कुमार। दूसरा, नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान की एंट्री जो है एनडीए में ना हो और उनको सीटें ना मिलें और मिलें तो बहुत कम मिलें, ये उनका दबाव एक तरीके से है। इधर चिराग पासवान की जोर ये है कि उनको 100 सीटें लड़ने को दी जाएं और अगर नहीं दी जाएंगी 100 सीटें लड़ने को तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे। कल बताया जाता है समिता जी कि पटना की सड़कों पर चिराग पासवान को चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए कई पोस्टर दिखाई पड़े। अब वो पोस्टर किसने लगाए किसने नहीं लगाए हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हुए, लेकिन ये चर्चा है कि वहाँ पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ कल चिराग पासवान जो थे वो हाजीपुर में थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में और वहाँ जब उनसे सवाल किया गया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी अगर कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी अभी इस पर सर्वे करा रही है। यानी चिराग पासवान ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने को तैयार है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर बड़े नेता लड़ते हैं तो उससे पार्टी को और गठबंधन को फायदा होता है। अब चिराग पासवान खुद को बड़ा नेता भी बता रहे हैं, नीतीश कुमार से बड़े नेता हैं इसका मतलब, और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार से बड़े नेता उनको मान लिया जाए और वो जब चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन को भी फायदा होगा और उनकी पार्टी को भी फायदा होगा। ये उनका कहना था, मतलब जो कहने का आशय था वो ये है। तो अब चिराग पासवान का ये कहने के बाद समिता जी की पार्टी सर्वे करा रही है और पार्टी कहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद अगर आज वो नहीं पहुंचते हैं उस सभा में जिसमें नीतीश कुमार बार बार हाथ जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाई पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे कि क्या अब एनडीए उस शक्ल में नहीं रह जाएगा चुनाव तक आते आते जिस शक्ल में आज दिखाई पड़ रहा है। जी जी। और अमलेंदु जी, अभी जो हमें अब जानकारी ये है, जो एक तस्वीर भी सामने आई है कि एनटीपीसी नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इसका जो उद्घाटन हुआ उसमें मंच पर चिराग पासवान मौजूद हैं, गिरिराज सिंह भी हैं नीतीश कुमार के साथ। और ये तो ठीक है कि इस मंच पर तो वो साथ में दिखाई दिए, लेकिन सवाल यही है कि आज जो काराकट की सभा जिसकी बात अभी हम कर रहे थे उसमें नीतीश कुमार ही थे और मेरा ख्याल है उसमें चिराग पासवान नहीं थे, अगर जहां तक हमारी जानकारी है। बहरहाल अगर वो थे भी तब भी भाषण तो उनका कोई सामने नहीं आया। और ये जो आपने बात कही, जो वो ये कह रहे हैं कि अभी हम सर्वे करा रहे हैं और पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी तो उन्हीं की है। क्या चिराग पासवान की पार्टी में फैसले कोई और लेता है, या तो फिर ये उनसे पूछा जाना चाहिए क्योंकि पार्टी के मुखिया अभी वही हैं।
जब आप ही मुखिया हैं तो फिर आप और किसकी बात पर वो कर रहे हैं? और सर्वे करके क्या चिराग पासवान ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए तो उनको जीतने की कितने चांसेस हैं? क्या ऐसा कोई सर्वे वो हो रहा है? ये सारे सवाल हैं। और सवाल ये भी है कि जब मोदी बिहार में हैं तब ये दोनों दलों के तरफ से ऐसे फैसले आना कि एक तरफ नीतीश कुमार जो हैं वो उस व्यक्ति को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना रहे हैं जिसने मोदी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, और दूसरा चिराग पासवान की तरफ से वो तो कुछ नहीं कह रहे लेकिन उनके जो सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको बिहार के विकास में बड़ी भूमिका निभाने के लिए अब आना चाहिए। इसका मतलब एलजेपी जो है चिराग पासवान वाली वो ये मान रही है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। हालांकि दावे जो हैं वो अभी भी यही हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया। आज का जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो सासाराम को उन्होंने श्री राम से जोड़ दिया, फिर ये कहा कि मैं अपना वचन पूरा करके ही आया हूं, मतलब मैंने आतंकियों को ध्वस्त, लेकिन वचन उनका ये था कि मैं आतंकवादियों को धरती के आखिरी छोर तक जाकर पकड़ूंगा। तो वो वचन तो उनका पूरा नहीं हुआ। अब वो ये कह रहे हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारी रीत है। और लेकिन वो ये वचन तो उन्होंने पूरा नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर को वो भुनाने में लगे हैं। और नीतीश कुमार इधर जो हैं वो अभी उनका एक वायरल भी हो रहा है वो क्लिप जिसमें वो सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले रहे हैं, यानी वो उसके बाद फिर ना सॉरी सॉरी करके फिर वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं। वो क्लिप अगर हमारे पास है तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि नीतीश कुमार की ये जुबान फिसली या ये जानबूझकर उन्होंने वाजपेयी जी का नाम लिया। क्या है इस क्लिप में, देखते हैं। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो ये जो दिखा नमलेंदु जी, इसको क्या कहेंगे? हालांकि ये जो वीडियो दिखा इसमें चिराग पासवान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हमसे ये खबर जो है हमारी ये भूल हो गई कि हमने ये कहा कि चिराग पासवान मौजूद नहीं थे, लेकिन सवाल अब भी वही है कि चिराग पासवान अगर वहां मंच पर हैं भी तब भी उनको चुनाव लड़ने वाली बात जो है वो आज ही के दिन क्यों आनी चाहिए थी, ये एक सवाल था। बहरहाल ये जो नीतीश कुमार ने कहा और ये जो खड़े हो जाइए, खड़े होकर सब लोग उनको जैसे नमस्ते करो, प्रिंसिपल आए हैं क्लास में, इस अंदाज में जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं, और दूसरी बात वाजपेयी जी का नाम लेना, ये जुबान फिसली या कि जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो अभी अपने सेंसस में नहीं है, या कि ये जानबूझकर की हुई चीज है? सर मित्रा जी, ये जानबूझकर की हुई चीज़ें अगर अपने होशो हवास में नहीं होते तो अटल जी का भी नाम नहीं निकलता। और वो बार बार मोदी जी को ये जाहिर करना चाहते हैं, वो पहले भी कई बार जाहिर कर चुके हैं। जब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा था 2014 में, तब भी उन्होंने जो था ये जाहिर किया था कि वो पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कितना नज़दीक थे। और अभी मोदी जी के सामने ही उन्होंने कहा था कि साहब हमको तो प्रधानमंत्री जो था वो मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बनवाया था, तो हम कैसे इधर उधर हो सकते हैं, जब वो अपनी सफाई एक तरीके से दे रहे थे। तो ये उनका कहना था नीतीश कुमार को। बार बार ये वो जताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया था, ये बताना वो नहीं भूलते हैं। तो यानी मोदी जी को भी बता रहे हैं कि भाई हमको तो अटल जी ने बनाया था, तो आपकी हैसियत क्या है कि आप हमको ना बनाएं। ये एक तरीके से शायद वो संदेश देना चाहते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरमित्रा जी अब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने से भी बचते हैं, मतलब जब वो कहते हैं कि पिछले 60 सालों में कुछ नहीं हुआ या पिछले 78 सालों में कुछ नहीं हुआ, और जो सिंधु नदी का जल था वो रोक दिया गया था, हमने तो उसकी सफाई की और 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, जब वो ये कहते हैं तो वो सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी को भी लपेट लेते हैं। वीपी सिंह और कांग्रेस की सरकारों के साथ के अलावा चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर को भी साथ में लपेटते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को भी लपेट लेते हैं। तो ये याद दिलाना नहीं भूलते हैं नीतीश कुमार कि ये पार्टी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की बनाई हुई है, और मोदी जी आपकी कोई हैसियत ना होती अगर लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी को आगे ना बढ़ाते। ये बार बार नीतीश कुमार याद दिलाना चाहते हैं और सार्वजनिक तौर पर याद दिला रहे हैं
सरेआम, मतलब जनता के सामने ये याद दिला रहे हैं। और इसको सुनकर कितना असहज जो है वो प्रधानमंत्री दिखाई पड़ते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो ये नीतीश कुमार पूरे होशो हवास में कर रहे हैं, और अगर कोई समीकरण नहीं बन पाता है, कोई समझौता नहीं हो पाता है एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी का, तो नीतीश कुमार यही कहते हुए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अलग हो जाएंगे कि हमको तो अटल जी ने जो था वो बिहार की कमान सौंपी थी, मोदी जी आप कौन होते हैं हमारे साथ विश्वासघात करने वाले, यही कहते हुए नीतीश कुमार सुने जाएंगे। ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। और का जो हमेशा मंच पर उनके वो कोई ना कोई काम ऐसा कर देते हैं, मोदी जी के लिए तो ये अब चर्चित हो गया कि वो मंच पर आकर कब क्या बोल जाएं, किस तरह से बातों को घुमा दे, ये समझ में नहीं आता। और नीतीश कुमार के लिए कि वो मंच पर आकर कब किस तरह की हरकत कोई कर दे जो चर्चा में आ जाए। अभी उन्होंने अपने अधिकारी के सिर पर गमला रख दिया था, आज उन्होंने मोदी जी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बता दिया। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, इसको लेकर मतलब अब नीतीश कुमार चर्चा में तो आ ही जाते हैं, और अभी उनके जेडीयू के ट्विटर हैंडल की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि वो कितने सक्रिय हैं, कितने ज्यादा काम कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने भी मंच पर ये बताया कि हमने कितने काम किए, और जो मोदी जी का भाषण था उसमें तो उन्होंने ये जो बार बार बात होती है वो 2005 से पहले की ही बात करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि खुद 2014 से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो बात हमेशा कांग्रेस सरकारों की करते हैं। और यही खेल अब बिहार में हो रहा है, जहां 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमेशा चर्चा होगी 2005 से पहले वाले बिहार की। इस तरह से पूरा जनता को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर होती है। लेकिन आज मोदी ने अपने भाषण में सामाजिक न्याय शब्द का जिक्र किया और ये बताया कि एनडीए में ही है जो स्वर्णिम काल है सामाजिक न्याय का, और कांग्रेस का तो ये जो है वो दलित पिछड़ों को के नाम पर जो राजनीति कर रही है वो मजबूर हुई है। कुछ इस तरह की बात मोदी ने बोली। लेकिन वहीं आरजेडी ने इस बात को पकड़कर एक लालू जी की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी देखेंगे, पर पहले हम सुन लेते हैं कि मोदी ने क्या कुछ कहा था। अन्याय कोई नहीं हो सकता है। कांग्रेस और आरजेडी वालों, इन्होंने कभी दलित पिछड़ा की इतनी तकलीफों की चिंता तक नहीं की। ये लोग विदेशियों को बिहार की गरीबी दिखाने के लिए घुमाने लाते हैं। अब जब दलित, वंचित और पिछड़ा समाज ने कांग्रेस को उसके पापों की वजह से छोड़ दिया है, तो इन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए सामाजिक न्याय की बातें याद आ रही है। भाइयों बहनों, बिहार में और देश में सामाजिक न्याय का नया सवेरा एनडीए के दौर में दिखा है। हमने गरीब तक जीवन से जुड़ी। अमलेंदु जी यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पापों की सजा दी है, कांग्रेस तो बिहार में कब से सत्ता में नहीं है। पहले लालू जी का शासन चला 15 साल, उसके बाद नीतीश कुमार आ गए 20 साल, यानी कम से कम 35 सालों से तो कांग्रेस है ही नहीं। अब कांग्रेस की का ये जो जिक्र करना इनकी मोदी की मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में आकर और दलितों और पिछड़ों को लेकर एकदम आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात जो कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मोदी को अब कांग्रेस का डर बिहार में भी लगने लगा है? गुजरात में तो उनको लग ही रहा है, बिहार में भी क्या यही है? अब एक बार आरजेडी का ट्वीट भी देख लेते हैं, जो तुरंत उन्होंने ये किया था कि मोदी को आखिर सामाजिक न्याय बोलने के लिए मजबूर कैसे होना पड़ा। क्या कुछ है इस ट्वीट में, देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का जो ट्विटर हैंडल है उससे आया है कि बिहार का 65% आरक्षण रोकने वाले पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित विरोधी संघी प्रधानमंत्री से बिहार ने सामाजिक न्याय बुलवा दिया। जातिगत जनगणना करने की कोरी घोषणा भी की है, अभी तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करवाएंगे। और उसके साथ एक लालू जी का हंसता हुआ चेहरा जिसमें लिखा है, वाह बिहार, पिछड़ा विरोधी संघी से भी सामाजिक न्याय बुलवा दिया। ये जो ट्वीट है अमलेंदु जी, क्या कहेंगे इसको? क्योंकि आरजेडी ने बता दिया, तुरंत ही बता दिया कि आप तो मजबूर हो रहे हैं सामाजिक न्याय बोलने के लिए, क्योंकि ये आप ही थे जिन्होंने आरक्षण को रुकवाया है। क्या कहेंगे?
बिल्कुल समित्रा जी, ये बिहार की बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से कहा जाए, और सही कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि दलित पिछड़ा विरोधी संघी से भी जो है वो बुलवा दिया सामाजिक न्याय, वरना इस सामाजिक न्याय की बात कहाँ करते हैं, तो समरसता है इनके जो डिक्शनरी में, सामाजिक न्याय कहाँ है इनकी डिक्शनरी में। तो अगर विजातीय शब्द जो है आरएसएस की डिक्शनरी का वो आ जाए आरएसएस की डिक्शनरी में, और प्रधानमंत्री खुद जो है वो बोलने के लिए विवश हो जाएं बिहार में जाकर, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एजेंडा जो है वो राहुल गांधी का और आरजेडी का ही चल रहा है बिहार में। भाई प्रधानमंत्री विचलित इसलिए नजर आए चूंकि राहुल गांधी के कई दौरे जो हैं वो बिहार में हो चुके और सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द हो चुके। राष्ट्रीय जनता दल लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, जब से उसकी स्थापना हुई है तब से सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। तो ये समाजवादियों का ही सामाजिक न्याय का वास्ता रहा है। ये तो सामाजिक न्याय के विरोधी रहे हैं, ये तो समरसता की बात करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सवर्ण है और कौन जो है निचली जाति का, ये बताते हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ग्लोरीफाई किया जाता है कि साहब वो निचली जाति के हैं कि पिछड़ी जाति के हैं, ये खुद बीजेपी के लोग करते नज़र आते हैं। तो ये जो अब अगर नरेंद्र मोदी मजबूर हो रहे हैं बिहार की धरती पर जाकर सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल करने के लिए समित्रा जी, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की धरती सामाजिक न्याय की है और बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि आपके सारे दांव पेच फेल हो चुके हैं और मजबूरी में आकर आपको सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से समित्रा जी, जब मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को वनवासी की जगह आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा था और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि ये तो वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते नहीं हैं। तो इसका मतलब समित्रा जी की एजेंडा जो है वो इंडिया गठबंधन का चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूर हुए हैं इंडिया गठबंधन के एजेंडे को स्वीकार करने के लिए। ये बहुत साफ बात समझी जा सकती है। और एजेंडा को स्वीकार कर रहे हैं। एजेंडा अगर चल रहा है आरजेडी और कांग्रेस का, तो इसका मतलब सिक्का भी इन्हीं लोगों का चलेगा। ये बात आज और स्पष्ट हो गई। और अमलेंदु जी, जो आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश की बात आपने की जहां उन्होंने वनवासी की जगह आदिवासी बोला, लेकिन शायद इसी मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला था कि मेरे हिसाब से तो जातियां जो हैं वो 4 हैं, और उसमें उन्होंने गरीब, महिला और इसी तरह का जो मजदूर, ऐसे सब इन्होंने जातियां बताई थी। उन्होंने ये कहा ही नहीं था, मतलब तब तो मोदी जाति मानने ही तैयार नहीं थे। और आज जेडीयू अपने ट्विटर हैंडल से धन्यवाद दे रहा है प्रधानमंत्री को कि आपने जाति जनगणना कराने का जो फैसला किया है ये बड़ा अच्छा है। यहाँ पर नीतीश की भी मजबूरी समझ में आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार का आज जो भाषण था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो दूसरे वाले लोग हैं ये अंड बंड बोल रहे हैं और कि जाति जनगणना इन्होंने कराई, लेकिन कराई तो हम ही ने, आप जानते हैं। जब वो बोल रहे हैं कि आप जानते हैं, इसका मतलब वो ये भी याद दिला रहे हैं कि हम पूरे दलों को लेकर और आपके पास आए थे दिल्ली मिलने मोदी जी कि आप हमको जाति जनगणना कराने दीजिए, लेकिन तब भी मोदी नहीं माने थे। अब जो मोदी मान रहे, तो यहाँ पर अमलेंदु जी क्या लग रहा है कि मोदी की पोल जो है, एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस तो खोल ही रहे हैं, वो तो लगातार बता रहे हैं। आज भी आरजेडी ने और भी ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने मोदी को जुमलेबाज कहा है कि वो आएगा जुमला सुनाएगा, तो वो सारी चीजें और उसके बाद भूल जाएगा, ये सब बता रही है आरजेडी। कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक तस्वीरें आई हैं जिसमें जो ऑपरेशन सिंदूर को कैसे ग्लोरीफाई किया जा रहा है और तिरंगे के ऊपर जेडीयू का जो झंडा है वो लहरा रहा है, नीतीश कुमार की तस्वीर वाला। तो वो सबको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अभी मनोज झा, उन्होंने भी बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या यहाँ मोदी की पोल खुल रही है। क्या कुछ कहा है मनोज झा ने, सुन लेते हैं। नहीं, इस पे क्या कहूँ, प्रधानमंत्री हैं देश के। 2 दिवसीय में 1 दिवस तो बीत गया, आज दूसरा दिवस है। और अगर आपको स्मरण हो तो हम पूरे बिहार वासियों की भावना के अनुरूप हम महागठबंधन के सभी दलों ने उनके समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे थे, प्रश्न भी नहीं कहूँगा, कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं। अगर आप कहते हो कि अब वो रवायत बदल गई है, पैरामीटर बदल गया है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको चेंज कर दीजिए। तेजस्वी जी के दौरान जब वो नीतीश जी के साथ थे तो आरक्षण में जो बढ़ोतरी हुई थी उसको कोर्ट कचहरी से निकालिए, ये दूसरा प्रस्ताव था कि 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। तीसरा प्रस्ताव था कि निवेश और स्नेह का जो सम्मिश्रण गुजरात के लिए है, सर उसका शतांश कम से कम बिहार के लिए हो। ये ना हो कि पूंजी गुजरात में और श्रमिक बिहार के। ये
अमलेंदु जी, यहाँ पर ये जो तथ्यों के साथ बात रख रहे हैं मनोज झा, क्या इसका जवाब दे पाएगी बीजेपी? क्या इसका जवाब दे पाएंगे मोदी, या फिर जवाब न देकर वो जनता के सामने फिर ये बता देंगे कि हमारे पास जवाब नहीं है, केवल जुमले हैं? देखिए सर मित्रा जी, एक तो जो बिहार की जातिगत जनगणना नहीं सर्वे था, वो सर्वे हुआ, उसके खिलाफ बीजेपी मैदान में रही और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जबकि अलग अलग धड़ों में थे, दोनों एक साथ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे पूरे विपक्ष को साथ लेकर कि भाई जातिगत जनगणना आप कराइए, और उस समय इनकार कर दिया गया था साफ तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था सरकार ने कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जातिगत जनगणना की मांग करने वाले अरविंद नक्सल हैं, ये उनके शब्द हैं, और जो खुद जो है वो सारे पब्लिक डोमेन में उपस्थित हैं। नीतीश कुमार ने आज बहुत चालाकी के साथ सर मित्रा जी कहा जाए प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री की पोल खोल दी है, और ये उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना हमने कराई, बाकी लोग जो थे वो तो सब देखिए आप जानते ही ना हैं कि वो सब अंजमन सब बक रहे हैं, क्या क्या करते थे, ये तो हम ही ने कराया। तो ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री के लिए कहना था उनका कि आप तो सब जानते भाई, उधर वाले तो साथ में थे आपके, चूँकि आपके साथ गए थे मांग करने के लिए, बीजेपी ही इसके खिलाफ थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके खिलाफ थे। तो एक तरीके से नीतीश कुमार ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरी सभा में जनता के सामने लपेट दिया है जातिगत जनगणना के मसले पर कि आपको अब जो कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये बिहार के दबाव में आपको कराना पड़ा है, चूंकि बिहार का चुनाव है, ये आपको मजबूर होना पड़ा है। ये नीतीश कुमार ने भी कह दिया, और यही बात इंडिया गठबंधन और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और तमाम लोग सब कहते आ रहे हैं कि भाई ये दबाव में है और चुनाव की वजह से आपने इसको किया है। तो अब ये कराएंगे नहीं कराए, अभी तक तो अब कुछ है नहीं, कब से होगी कब से नहीं होगी, अभी तक कोई रूप में पाया नहीं है। तो क्या बिहार के चुनाव तक केवल यही होता रहेगा कि जातिगत जनगणना होगी और चुनाव हार जाएंगे तो फिर जातिगत जनगणना नहीं होगी, फिर इसका मतलब यही है? तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने भरी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल एक तरीके से खोल दी है कि जातिगत जनगणना पर आपका क्या रुख था, और आज आपका रुख बदला है। तो इस मसले पर समिता जी मुझे लगता है कि जेडीयू और आरजेडी एक ही खेमे में खड़े हुए नजर आते हैं, जो प्रधानमंत्री की पोल खोल रहे हैं कि आप तो जातिगत जनगणना के विरोधी थे, और आज अगर आपको सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसका मतलब बीजेपी बिहार में बहुत गहरे सदमे में दिखाई पड़ रही है समिता जी। जी, और अमलेंदु जी, मोदी ने जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा सबकी बात कर ली, अब क्या वो आरक्षण की बात भी करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या अगर मोदी इस बार बिहार में, क्योंकि जैसे आरजेडी ने भी सवाल उठाया कि भाई आप उसको हटा दीजिए और 90वीं अनुसूची में डालिए, आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो हम आरक्षण की सीमा बढ़ाकर ही रहेंगे। अब ये जो है मोदी क्या कर पाएंगे? क्या वो अभी भी मोहन भागवत की तरह आरक्षण के खिलाफ बयान देंगे, या कि अब वो इसके लिए वो मजबूर हो जाएंगे कि वो कहें कि हाँ आरक्षण जरूरी है और इसका दायरा भी बढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या मोदी मजबूर होंगे इस बार बिहार में? देखिए समिता जी, मोदी अभी से भी मजबूर नज़र आ रहे हैं और चुनाव तक आते आते बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि ना राष्ट्रवाद चल रहा है, ना हिंदू मुसलमान चल रहा है, ना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर करें क्या? आज अगर समित्रा जी मोदी जी को सामाजिक न्याय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री की चुनाव से पहले ही ये हार उन्होंने स्वीकार कर ली है, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है। वरना सामाजिक न्याय शब्द प्रधानमंत्री के मुख से नहीं निकलता, तो आज उनके मुख से सामाजिक न्याय निकला है, तो इसका मतलब बिहार चुनाव में जाते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब एजेंडा इस चुनाव में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना की अगर बात कर रहे हैं, तो फिर तेजस्वी यादव या इंडिया गठबंधन की जो मांग है कि भाई आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ उसके आधार पर आरक्षण 50% की सीमा तोड़ी जाए, जो राहुल गांधी वायदा कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन वायदा कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या ये हिम्मत दिखा पाएंगे कि बिहार में ये घोषणा करें कि 50% जो सीमा है उसको तोड़ा जाएगा? और अगर ऐसा है तो एक अध्यादेश के जरिए भी ये किया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर पाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। मुझे लगता है कि ये हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे, और अगर ये हिम्मत दिखाते हैं तो फिर उनका जो समर्थक जो मतदाता है वो फिर प्रधानमंत्री से छिटक जाएगा, पूरे देश में छिटक जाएगा। तो बहुत संकट में प्रधानमंत्री फंसे हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर इस समय बढ़त जो है वो
इंडिया गठबंधन की दिखाई पड़ती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही मसलों में, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने ही मसलों में उलझी हुई नज़र आती है। और बिहार एनडीए में जिस तरीके से तू मैं इस समय शुरू हो गई है कि सब अपने को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं, बीजेपी के अंदर भी बताया जाता है 10-20 जो है दावेदार उसके मुख्यमंत्री पद के हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं ही, वो तो इस पर अड़े ही हुए हैं कि उनका चेहरा ही आगे रखकर किया जाएगा और उनको ही बनाया जाएगा। चिराग पासवान की भी एंट्री हो ही गई है, कल को जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो सकती है, पूर्व मुख्यमंत्री वो भी हैं आखिर, तो वो दावेदार क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये सब एंट्री हो चुकी है और वो तो बता चुके हैं कि औकात समझा दी जाएगी, यहाँ तक जीतन राम मांझी आगे बढ़कर कह चुके हैं। तो एनडीए में बगावत जो दिखाई पड़ रही है वो मोदी जी के सामने ही दिखाई पड़ रही है। मोदी जी जो हैं वो इस बगावत को कैसे रोक पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, बिहार एनडीए में इस समय एक अनार 100 बीमार वाली हालत दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो एक ही है। ठीक है, आप 2 उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पिछले बार ये वाला फॉर्मूला काम कर गया क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार क्या होगा अमलेंदु जी, क्योंकि एनडीए में अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो एक आगे की बात है। अभी तो ये सीट शेयरिंग को लेकर भी जो झगड़ा चल रहा है, इस पर मोदी क्या करेंगे, क्योंकि उनका पटना रुकने की वजह ही ये थी कि वो सीट शेयरिंग का लेकर जो विवाद चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से मिले और जिस तरह से उनके जो आपने बताया पोस्टर्स लगे, पहले भी उनके लेकर की वो ताजपोशी होनी है उनकी चिराग पासवान को लेकर ये बताया जा रहा है। इधर जो इन लोगों ने सोचा था कि लालू प्रसाद परिवार में ये जो तेज प्रताप यादव को जिस तरह से अलग किया गया, इसका फायदा मिल जाएगा, वो भी इनका मौका जो है लालू जी ने वो हटा दिया उस चीज को। अभी खबर है कि जून के दूसरे सप्ताह में जब राहुल गांधी आने भी वाले हैं और उसी आसपास जो दल हैं वो सीट शेयरिंग को लेकर साथ बैठने वाले हैं। और यहाँ पर उनका तो पहले से तय है कि अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ही सब चीजों में लीड ले रहे हैं, वही इसको अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तय है। लेकिन यहाँ एनडीए में जो सिर्फ टॉवल की नौबत आ रही है, ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि क्या चिराग पासवान महागठबंधन में आ सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं किसी शर्त पर, या नीतीश कुमार जो हैं फिर से वो पलटी मारेंगे, या जीतन राम मांझी जैसे लोग भी हैं वो भी इधर से उधर हो सकते हैं। क्या लगता है अमलेंदु जी, इस समय एनडीए कितनी कमजोर दिखाई दे रही है? देखिए समिता जी, आज की स्थिति में तो एनडीए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और जैसा हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि फ़िलहाल तो एक टूटन एनडीए में ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आ रही है। और अगर टूटन नहीं है समिता जी, तो फिर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में दिक्कत क्यों हो रही है? जी जी, अगर आपकी मजबूत है तो आप भाई चाहे नीतीश कुमार को कीजिए, चाहे चिराग पासवान को कीजिए, चाहे आप सम्राट चौधरी को कीजिए या विजय कुमार सिन्हा को कीजिए, जिसको भी करना है, चाहे राजीव प्रताप रूड़ी को कीजिए, जिसको भी आपको करना है, आप चेहरा घोषित कर दीजिए अपना। अगर आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तो ये आप घोषणा कर सकते हैं। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़ता ही नहीं है, लेकिन वहाँ एक तरीके से साफ तौर पे है कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। वो इसलिए होंगे कि जो समन्वय समिति बनी है उसके चेयरमैन तेजस्वी है, तो इसका मतलब साफ है। और उन्हीं के इंडिया गठबंधन के विधायक जो है वो कह चुके हैं कि चेहरा तेजस्वी हैं, तो ये एक तरीके से साफ है। और सीटों के बंटवारे को लेकर वहाँ किसी तरीके की कोई दुविधा नहीं है, वहाँ सब चीज़ें पहले से तय हो चुकी हैं कि भाई सीटों का बंटवारा किसका कितना होगा, घोषणा होना बाकी है और वो चुनाव की जब घोषणा होगी तब उसकी घोषणा होगी। लेकिन वहाँ कोई ये सुर सुनाई नहीं पड़ रहे हैं कि हमको इतनी सीटें चाहिए और उसको इतनी सीटें चाहिए, इस तरीके का कोई सुर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि साहब हमारा मुख्यमंत्री होगा, ना आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है हमारा मुख्यमंत्री होगा, ना भाकपा माले की तरफ से कहा जा रहा है हमारा मुख्यमंत्री होगा, किसी की तरफ से कोई दावा नहीं किया जा रहा है। तो यानी वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर या मुख्यमंत्री के नाम को लेकर या सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न या कोई टकराव जो है उसकी स्थिति नहीं है। जबकि एनडीए में चेहरे के लेकर भी कन्फ्यूज़न है और टकराव है, और सीटों के बंटवारे को लेकर तो बहुत ज़्यादा टकराव है। चिराग पासवान की पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, वो तैयारी कर रही है। ये वो साफ तौर पे उनके जो बहनोई हैं, जो सांसद भी अरुण भारती, वो कह चुके हैं कि पार्टी स्वतंत्र रूप से भी तैयार है। चिराग पासवान खुद कह चुके हैं कि पार्टी कहेगी तो हम चुनाव लड़ने को मतलब विधानसभा का तैयार हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि पार्टी सर्वे करा रही है। तो पार्टी सर्वे क्या करा रही है?
भाई पार्टी सर्वे अगर कराना है तो एनडीए सर्वे कराता। अगर चिराग पासवान की पार्टी सर्वे करा रही है तो इसका मतलब ये करा रही है कि अगर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री की दौड़ तक कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्या ये सर्वे करा रही है पार्टी? अलग होकर लड़ते हैं तो कितनी सीटों पर जीत सकती है, क्या ये सर्वे करा रहे हैं? तो ये तो उन्होंने खुलासा नहीं किया कि क्या सर्वे करा रहे हैं, लेकिन ये कहा कि पार्टी सर्वे करा रही है। तो सर्वता जी, पार्टी के सर्वे कराने का मतलब यही है कि वो एनडीए से अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। और आज भले ही वो मंच पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो उनके पोस्टर लगे मुख्यमंत्री के तौर पर, वो कल जो हाजीपुर में वो कह चुके, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं एनडीए में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। और अगर दिक्कतें नहीं है तो प्रधानमंत्री को आज ही घोषित कर देना चाहिए था। अब तो बताया जाता है कि वो कानपुर पहुंचने वाले हैं, वहाँ से चल दिए होंगे जहाँ तक है थोड़ी देर में। तो अब ये घोषणा वहाँ करनी चाहिए थी कौन चेहरा होगा, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह समिता जी कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से अपमान करके वहां से उठकर चले आए थे। और आज जिस तरीके से हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो हाथ जोड़ने की जो कला है नीतीश कुमार की, और जो कि खुद लालू प्रसाद यादव जो है वो लोकसभा में कह चुके हैं कि हमारे मुंह में दांत हैं, हमारे मित्र जो नीतीश कुमार हैं उनके पेट में दांत हैं। तो अभी हमें नहीं पता कि कितने दांत हैं कि नहीं है, लेकिन ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है जिसको मोदी जी शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए मोदी जी भी अभी खुल नहीं पा रहे हैं कि बिहार में एनडीए का चेहरा कौन होगा। ये अभी दिक्कतें एनडीए के सामने नजर आ रही हैं समिता जी। एनडीए के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन दावा यह है कि सरकार हमारी ही बनेगी। अब मोदी अपनी ही सरकार बनवाने के लिए कोई क्या तिकड़म यूज करते हैं, कोई और चालें यहाँ पर चली जाती हैं, ये तो अब भविष्य की बात है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि बिहार एनडीए में बगावत है, और ये बगावत उस समय और तेज दिखाई दी जबकि मोदी बिहार में 2 दिन के लिए थे। और ये जो लक्षण है ये एनडीए के लिए अच्छे नहीं माने जा सकते। अब आगे क्या होगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने आज की चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए हमारे सभी